बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़े के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हल्फ उठा लिया है। जस्टिस याह्या आफरीदी हल्फ उठाने के बाद बाकायदा पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के तौर पर मुकर्रर हो चुके हैं। इससे पहले 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में आने वाले चीफ जस्टिस के हवाले से इस तरमीम के ऊपर बहुत सारे इबाम पाए जा रहे थे। बड़ी टग ऑफ वॉर चल रही थी अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, अपोजिशन में बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम आ गई है और उसके नतीजे में चीफ जस्टिस बनने वाले जस्टिस याह्या के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि मामूल की तकर्रुरियां हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा मसला बन जाता है। सुने। मामूल का निज़ाम एक जाता है दूसरा आ जाता है। हमारे यहाँ पता नहीं इन तब्दीलियों को गैर मामूली क्यों पेश किया जाता है। 56 क्लासेस थे जो गवर्नमेंट ने पेश किए थे पहले मसवदे में, 22 तक आ गए तो हमने 5 उसमें डाले। हमने जो कुछ किया है एक फरीक के तौर पर किया। वो हुकूमत थी, हम अपोजिशन थे, लिहाजा अब भी हम अपोजिशन में हैं और आइंदा भी हम अपोजिशन ही का किरदार अदा करेंगे। मुझे अपने मुस्तकबिल का पता नहीं है, आप मीडिया का पता हो या पीटीआई के मुस्तकबिल का ना पता हो, ये मौलाना साहब की बात तो सामने आ गई है। लेकिन मुस्तकबिल में इस टाइम पर एक चीज बड़ी वाज़ेह तौर पर समझ आ रही है कि अब 26वीं के बाद फौरी तौर पर 27वीं आईनी तरमीम आने वाली है। और 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से मेरे प्रोग्राम में बैठे डॉक्टर फारूक सत्तार ऑलरेडी कह चुके थे कि 26वीं आईनी तरमीम के अंदर हम लोगों ने वोट ही इसलिए दिया, एमक्यूएम ने वोट ही इसलिए दिया क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम का वादा किया जा रहा था। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से और कुछ मिलिट्री कोड्स वगैरह के हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है राना सनाउल्लाह साहब ने, जरा वो भी सुना। 27वीं जो आईनी तरमीम है उसमें बाज़ पार्टीज़ के मुतालबात ऐसे थे कि जिनके मतलब फिर प्राइम मिनिस्टर ने उनसे वादा किया है कि हम इसके बाद इसको देखेंगे। एक तो एमक्यूएम का बलदियाती जो गवर्नमेंट्स हैं उसके मुतल्लक जो है वो एक अमेंडमेंट को चाह रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट्स भी इसमें शामिल होगी। इसके ऊपर गुफ्तगू हो सकती है। देखें, मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ प्रोपेगेंडा ज्यादा हुआ है। ये कहा गया कि जी मिलिट्री कोर्ट्स इसलिए बनाई जा रही हैं कि इमरान खान साहब का उसमें ट्रायल किया जाएगा, आम आदमी को, सिविलियंस को जो है वो उसमें प्रोसिक्यूट किया जाएगा। हालांकि ऐसी बात नहीं है। मामला ये है कि अब आप देखें कि जो लोग एक्स फाटा एरिया है केपीके में और बलूचिस्तान में, वो लोग जो लोगों को बसों से उतार के शनाख्ती कार्ड चेक करके और लोगों को मार देते हैं, वो तो उनके मतलब जब पूरी कौम का मुतालबा है कि जी इनको इंसाफ के कटहरे में पेश लाया जाए, आप मुझे बताएं कि वहाँ पे कौन सा इंसाफ का कटहरा है? वहाँ पे अगर यानी मिलिट्री कोर्ट नहीं होगी तो वहाँ पे कोई सिविलियन इंसाफ का कटहरा तो जाने को तैयार नहीं, तो वहाँ पे पेश किसको करेंगे? तो इस तरह की डिस्कशन है, उसके ऊपर अगर कंसेंसस हो जाएगा तो फिर हो जाएगा। आज के दिन ये कुछ चीजें जो क्लैरिफाई की है राना साहब ने बिलखुसूस मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, क्योंकि एक तासुर पाया जाता था कि एक ब्लैंकेट कवर दिया जाएगा मिलिट्री कोर्ट्स को, ये इंपॉर्टेंट तो था। लेकिन एक दिन कबल मौलाना फजलुर रहमान साहब ये बड़े वाजे कर चुके हैं कि हम किसी भी तरीके से 27वीं आईनी तरमीम में साथ नहीं देंगे और मौलाना साहब के साथ के बगैर 26वीं आईनी तरमीम भी नहीं हो सकती थी। मौलाना साहब ने कल क्या फरमाया वो भी सुनो। मौलाना साहब 27वीं तरमीम जो है वो भी आने जा रही है, तो नहीं आ सकेगी। इंशाल्लाह भरपूर मुजाहिमत करेंगे। ये कोई आसान काम नहीं है। तो अब वो वादा जो हुकूमत ने अपने इत्तेहादी एमक्यूएम से किया था वो कहां खड़ा होगा, ये भी एक अहम सवाल हो रहा है। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब के बकौली ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद एक ऐसा रास्ता जो कि हुकूमतों को कमजोर करने का रास्ता था वो बंद हो गया है। कौन सा रास्ता था? राना साहब क्या समझते हैं कि उसके बाद क्या तब्दीली आ गई है 26वीं आईनी तरमीम के बाद, वो भी सुनो। हालिया जो आईनी तरमीम हुई है जिसे 26वीं आईनी तरमीम कहा जाता है, उसकी वजह से ये भी उम्मीद पैदा हुई है, बल्कि ये यकीन है कि अब पाकिस्तान को दोबारा उन चोर रस्तों से निशाना नहीं बनाया जाएगा जिनसे पहले बनाया जाता रहा। मजबूत हुकूमतों को, फंक्शनल हुकूमतों को जिन चोर दरवाजों से डिस्टेबल किया गया, अब वो चोर दरवाजे भी जो है वो बंद हो गए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, पीएमएल-एन के रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपने हमें ज्वाइन किया। शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और दोनों वकील हैं। और इस टाइम पर सियासत और जो लीगैलिटीज है वो एक टग ऑफ वॉर चल रही थी। 26वीं आईनी तरमीम के बाद वो मामला सही होगा या नहीं होगा या और उलझ जाएगा, ये एक अहम सवाल है जिसके बारे में बात करनी थी। बैरिस्टर अकील, आपने मेरे प्रोग्राम में सबसे पहले कहा था कि 26वीं आईनी तरमीम तो पास हो जाएगी, वो पास हो गई,
लेकिन उस सारी टाइम ड्यूरेशन में जितनी आप लोगों को ले दे करनी पड़ी, जितनी आप लोगों को तगोदो करनी पड़ी, ये किसकी नाकामी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनीका साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने बिल्कुल आपके प्रोग्राम में कहा था कि मौलाना साहब बिल्कुल तारीख की सही सिमत में खड़े होंगे और वो हमारे साथ होंगे, और आपने देखा वो उसी तरह ही हुआ। मैंने इसी तरह ये कहा था कि 26वीं आईनी तरमीम होगी, और बिल्कुल हुई, वो आपने भी देखा। देखिए, जब पहली अटैम्प्ट हुई थी उसमें मैं समझता हूँ कि ब्रॉडर कंसेंसस, और मुझे इसमें कहने में कोई शर्म नहीं है कि उस टाइम ब्रॉडर कंसेंसस हम रीच नहीं कर पाए थे, और इसमें किसी की नाकामी नहीं है। हुकूमत और उसके इत्तेहादी इकट्ठे थे, और ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की एसेंस से जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, एंड कॉल इट व्हाट यू मे, जिस तरह बिलावल साहब ने भी कहा कि a rose by any other name is still a rose, and right now you can see this कि बड़ा ही a thorn by any other name is also a thorn. That's true, that's true. लेकिन Is मेरे this a ख्याल thorn or is this a rose? this is a rose, this is a rose. वहाँ कुछ और मुस्कुराहट वो उनकी कहते बता हैं रही है। कांटे हैं, मेरे ख्याल से कांटे उनको महसूस हो रहे हैं, हमें तो फूलों की तरह ही महसूस हो रहे हैं। आप ऑपोजिशन में चले जाएंगे तब भी आपको फूलों की मेरे तरह ख्याल महसूस से होंगे। बिल्कुल। शेरशाह साहब, पासा तो नहीं पलटा जाएगा? देखें, बात यह है, ये इसको तरमीम कहेंगे? ये क्या फ्री माइंड के साथ थी, और रात सारी बैठ के जिन्होंने पढ़ा ही नहीं, जिनको पता ही नहीं था मुसवदा क्या है, उनसे जाकर के अंगूठे लगवाए गए। अच्छा, मुझे एक बात ये बताएं क्या शेख साहब, इसको जमहूरियत ये कहेंगे? ज़ैन कुरैशी साहब ने अपना इस्तीफा दे दिया डिप्टी पार्लिमानी लीडर के तौर पर। वो तो ना उधर मौजूद थे, उनकी फैमिली तो बड़ा पीटीआई के लिए सैक्रिफाइसेस भी कर रही है, उनको किस खुशी में शो कॉज नोटिस दे दिया आप लोगों ने? देखिए, शो कॉज नोटिस देने का मतलब ये नहीं है कि हमने उनको पार्टी से निकाल दिया या हमने इल्जाम साबित कर दिया। इट्स अ मैटर ऑफ इंसल्ट ना। उनके वालिद साहब कितने अरसे से जेल में हैं, उनकी बहन जो है तगोदो कर रही हैं, वो तगोदो कर रहे हैं, उन्होंने जाना होता वो कभी के चले जाते। बहुत एहतराम है उनके शाह कुरैशी साहब का, लेकिन अगर उसका बेटा ज़ैन कुरैशी साहब का है, उसका आज भी है, लेकिन जब तक अनलेस प्रूव्ड गिल्टी हर शख्स इनोसेंट है, मासूम है। अब हमारा मसला ये नहीं है कि उसने वोट दिया या नहीं दिया, हमारा मसला ये भी नहीं है कि जो खबरों में, अखबारों में, सोशल मीडिया में आया कि वो बैक ग्राउंड में बैठा हुआ था या वो वहां आया भी नहीं है। हमारा मसला यह है कि आखिरी 4 दिन हमारे साथ राब्ते में नहीं था। या तो आगे कह दे उसको उठा लिया गया, सरेंडर कर दिया उसने किसी के सामने, या कुछ लोग उठा के ले गए और आखिरी रात छोड़ दिया, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, हमें कुछ उसकी इंक्वायरी तो करेंगे। जो आपने शो कॉज नोटिस दिए, 4 एमएनएज हैं और 2 सेनेटर्स हैं, इनके अंदर से किन लोगों का? हमने 2 सेनेटर्स और 9 हमने बंदों को दिए। 9 एमएनए, 4 वो जिन्होंने वोट दिए हैं और 5 वो जिनका ऊपर इल्जाम है कि उनके साथ राब्ता मुनक़ते हो गया था। तो जिनसे राब्ता मुनक़ते हो गया आखिरी 3-4 दिन, 5 दिन, वो आकर के जस्टिफाई करें, उस पर हम इंक्वायरी करेंगे। विद रिस्पेक्ट, शाह महमूद कुरैशी इज ए ग्रेट मैन, उसने बहुत कुर्बानियां दी हैं। लेकिन ज़ैन कुरैशी साहब के बारे में आप सेम चीज नहीं बोलेंगे? अभी इसलिए नहीं बोलेंगे अनटिल की इंक्वायरी हो जाए, इंक्वायरी में वो साबित हो जाए कि वो उनके ऊपर जो इल्जाम चल रहा है वो दुरुस्त नहीं है, तो हम उनको वो ना सिर्फ वो पोजीशन रेस्टोर करेंगे, उनकी इज्जत भी करेंगे, आज भी इज्जत करते हैं। मगर ये कहना कि कोई इल्जाम आया है हम उसकी तहकीकात ही ना कराएं, ये बात दुरुस्त नहीं है। अब इस गुलाब की तरफ आते हैं जिसकी आप बात कर रहे थे। उन 9 एमएनएज को शो कॉज नोटिस दे दिया, 2 सेनेटर्स को शो कॉज नोटिस दे दिया, 4 वो जिन्होंने वोट किया। ये बता दें कि आप जिस गुलाब की बात कर रहे हो और उस गुलाब के लिए नंबर पूरे थे, वो नंबर इस तरह से पूरे थे? देखिए, मौलाना साहब नहीं, मौलाना साहब के अलावा मैं समझता हूं कि ये क्लीनेस्ट अमेंडमेंट थी, इसमें किसी टर्न कोड की वोट को इस्तेमाल नहीं किया गया। आप ज़हूर कुरैशी साहब की बात करें, उन्होंने कभी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पीटीआई को नहीं किया, इंडिपेंडेंट। आप खिच्ची साहब की बात करें, वो इंडिपेंडेंट थे, ना ही उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पीटीआई को ज्वाइन किया। इसी तरह दीगर इन्हीं वोटों पे है ना। देखिए, ये एक अलग बात है, इंडिपेंडेंट के तौर पे मैंने इन्हीं आजाद वो एफिडेविट कितने आप मंजरे आम पे ले आए? तो इलेक्शन कमीशन के पास है, आप ले आए ना मंजरे आम पे। आप जरूर लाएंगे, हम उनको जब नोटिस दे रहे हो जवाब देंगे तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, नेशनल असेंबली की वेबसाइट पे वो आजाद हैं, तो फिर आजाद, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि इसके अलावा भी और आजाद हैं। इनकी मुझे बहुत अफसोस हुआ। आपने कहा था कि 3-4 और ऐसे हैं जो आजाद, मैंने आजाद का इन्होंने कहा था। ये वो लोगों में से और तो यही नहीं वो है आजाद जो 39 और 41 लोगों में से तो ये नहीं है ना। देखें, यही तो मसला है। जब ये कह रहे नेशनल असेंबली और इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिफाई नहीं किया पीटीआई का, अगर उनको नोटिफाई नहीं किया तो ये सुप्रीम कोर्ट की जज 15 दिन थे ना, 15 दिन उन्होंने जमा करा दिए। 3 दिन तो पहले थे ना, सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन जमा करा दिए एफिडेविट्स उन्होंने।
وہ اس کے یہ بعد جب میرا چیلنج ہے, یہ لے کے آئے منظر عام پہ, بالکل ہم لے کر آئیں وہ آزاد تھے اور وہ آزاد ہیں. اسی طرح مبارک زیب جس کے مقابلے میں آپ نے خود ٹکٹ دیا, پی ٹی آئی کا شخص کھڑا لیکن پی ٹی آئی جوائن نہیں کیا اس نے, نہیں اس نے الیکشن جیتا اور اس کے بعد پی ٹی آئی کو کدھر اس نے جوائن کیا. اس کے بھائی کا تو آپ نے دیکھے خون خشک نہیں ہونے دیا, آپ نے پہلے ٹکٹ کسی اور کو دے دیا, وہ بیچارہ مانگتا ہی رہا ٹکٹ. دیکھیں میں ایک بات بتا دوں, آپ ہماری پارٹی کے اگر انٹرنل افیئر میں میں انٹرنل افیئر میں نہیں بات آزاد اور غیر ریحان زیب واز ایکسپیکٹنگ کہ اس کو ٹکٹ ملے گی, لیکن نہیں ملا. سنیں, ٹکٹ کا بھی فیصلہ نہیں ہوا, وہ شہید ہو گیا. اس کے بعد مبارک زیب واز ڈیمانڈنگ کہ مجھے آپ ٹکٹ دے دی جائے, لیکن اس کو مل گیا گلظفر کو ٹکٹ, وہ جیت گیا. اب اس کے بعد اس نے ہماری پارٹی بڑا ڈس اپوائنٹڈ تھا. شہید صاحب آپ کو معلوم ہے کہ اس کو ٹکٹ نہیں مل رہا تھا, یہ بڑا خبر اچھا آلریڈی تعلق تھا, میرے پاس آفس میں بھی آیا تھا. He was expecting, اچھا آدمی تھا, لیکن اب ٹکٹ دینا نہ دینا کا تو اب پارٹی ڈسپلن لیکن مبارک زیب پھر آزاد کے طور پر آزاد جیتا, سن لینا, آزاد جیتا. اس کے بعد اس نے پی ٹی آئی کو پراپرلی آفیشیلی جوائن کیا. لیکن یہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پی ٹی آئی کے ووٹوں پہ جیتے ہیں, وہ اپنے ووٹوں پہ جیتے ہیں, کیونکہ پی ٹی آئی کی شخصیت ایک شخص کو, لیکن ایک بات بتاؤں نا, وہ پی ٹی آئی کا چونکہ ورکر تھا, پی ٹی آئی کے ناموں سے ووٹ, اب وہ چونکہ ورکر تھا, یہاں سے پی ٹی آئی کے دو دھڑے بن گئے. ایک پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم گلظفر کو ووٹ دیں گے, ایک پی ٹی آئی نے کہا کہ یہ شہید بھائی کا بھائی ہے, ہم اس کو ووٹ دیں گے کیونکہ پی ٹی آئی اس طرف کھڑی ہوگی. اور اس نے خود کہا, اس کی اپنے ویڈیو آپ اٹھا لو, کہ میں اپنے بھائی کے خون کو ساتھ غداری نہیں کروں گا, میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں, عمران خان کا سپاہی ہوں, میں اس کو ووٹ سپورٹ کروں گا. Having said that, he was still independent. تو یہ والے ووٹ لیکن جوائن کر چکا تھا. اب ذرا 27ویں ترمیم پہ آتے ہیں. میں اس سے آنے سے پہلے یہ ضرور کہوں گا انیکا صاحبہ پلیز, بیکاز وہ ہمارا دیکھیں ایک آنریبل ممبر ہے اس پارلیمان کا, اور زین قریشی, اور اس پہ بے شک ان کا انٹرنل معاملہ ہے, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ سراسر ناانصافی والی بات ہے کہ ایک گروپ آف کمپرومائز پارلیمنٹری لیڈرز جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں, اپنی سکن کو سیو کرنے کے لیے وہ ایک اتنے نوجوان اور قابل شخص کو جو ہے وہ اس کے اوپر الزام میں آپ کو سجیسٹ کروں گی آپ تعریف نہ کریں, وہ ان کا انٹرنل میٹر ہے, آپ نے تعریف کر دیا, اس کو آپ نے مشکوک کرنا ہے, یہ ان کا مقصد ہے. میں نے قطعا مشکوک نہیں کرنا سر. میں یہ دیکھیں جس کے والد کی اتنا عرصہ جیل میں رہنے کے باوجود جس کی فیملی کی قربانیاں, اور پھر بھی اس پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں زین قریشی اگر آپ کی اتنی ہمدردی ہے تو چھوڑ دینا اس کو. 9 مئی کو میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ 9 مئی کو وہ یہاں تھا ہی نہیں. سنیں 9 مئی کو شاہ محمود قریشی کراچی میں اپنی بیوی کے علاج کے سلسلے میں تھا. آپ نے 9 مئی میں ان کو اٹھایا ہوا ہے. مجھے بتا دیں اگر آپ اتنی ہمدردی ہے تو اس کو چھوڑ دینا. بےایمانی آپ کرتے ہیں, بدماشی آپ کرتے ہیں, لوگوں کو غلط طریقے سے جیلوں میں بند کیا ہوا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں اس کی قربانی ہے, لہٰذا اس کے بیٹے نے اگر ہمارے ساتھ, اگر کا لفظ میں لکھ رہا ہوں مجھے نہیں بتا, اگر آپ کے ساتھ ملا ہوا ہے تو آپ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں. اس کی تعریف کرنے کا مطلب یہ ہے, اس کی تعریف کرو, اس کی تعریف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو مشکوک کر رہے ہیں. آپ خود مشکوک کر رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں میں ایز اے پارلیمنٹیرین نہیں کر رہا, اب آپ مشکوک کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ ملا ہوا تھا. اگر کوئی کم لوگ سنتے ہیں, باقی سارے لوگ. دیکھیں اگر پارٹی کے اندر کسی کے اوپر اعتراض لگ جائے تو کیا پارٹی کا یہ ذمہ داری نہیں ہے, انٹرنل ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنا انکوائری کریں, سیٹسفائی ہوں. اچھا ہم نے تو اس کو یہ نہیں کہا. 3 ٹاپکس پہ بات کرنی ہے شہید صاحب, 3 ٹاپکس پہ بات کرنی ہے. 27ویں آئینی ترمیم, ابھی 26ویں اتنی مشکل سے اللہ اللہ کر کے جو یہ اونٹ ہے یہ سوئی کے اندر سے نکلا جس کی دم پھنس گئی تھی, دم نہیں نکل رہی تھی آپ لوگوں سے, اب آپ 27ویں ترمیم کی طرف آ رہے ہیں. 27ویں میں کون آپ کو سپورٹ کرے گا؟ مولانا صاحب نے بھی کہہ دیا جاؤ ہم نے نہیں کرنا سپورٹ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ انیکا صاحبہ واقعتاً آپ نے کہا کہ بالکل یہ ایک بڑا پہاڑ نما ٹاسک تھا اور اس کو سر کرنا بڑا مشکل تھا, تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کنسنسس بلڈ کرنا. 27ویں آئینی ترمیم کا جو متن ہے وہ میں ابھی آپ کو کوئی اس پہ کلیئرٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا, لیکن ظاہری بات ہے 26ویں آئینی ترمیم میں اگر کوئی سکم رہ گئے ہیں, دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. اسی لیے 27ویں آئینی ترمیم آنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. 26ویں آئینی ترمیم میں کوئی سکم ہے؟ دیکھیں اور اگر سکم ہے تو اتنی جلدی کیا تھی؟ نہیں, سکم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سکم میرے سامنے نہیں ہے, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی قوانین یا کوئی ایسی ترمیم جس میں شاید فردر کلیئرٹی کی ضرورت ہو تو آپ 27ویں بھی لا سکتے ہیں. ان ایڈیشن ٹو دس میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کیونکہ ہمارے اتحادی ہیں ایم کیو ایم,
उनका 140A के हवाले से जो लोकल बॉडीज का है वो एक उनके बिल्कुल रहा है और उनसे अभी भी हमारी जो बात हुई है मेरे प्रोग्राम में इधर आके वोट्स भी कंडीशनल थी। उन्होंने कहा था कि 27वीं तरमीम के हमसे वादा किया गया है कि इसके अंदर 148 उनकी वोट कंडीशनल्स थी इसी बात पे और उन्होंने कहा था कि आप इसकी कोई टाइम लाइन नहीं दे सकता। मैं कतन ये एक दुरुस्त बात नहीं होगी कि अगर मैं आपको कहूं कि कल आ रही है, परसों आ रही है या नेक्स्ट वीक आ रही है। डिबेट होने का मतलब क्या ये है कि एक आधे महीने तक की नहीं, अभी से डिबेट होने का मतलब ये है कि मेंटल प्रिपरेशन हो जाए, जहनी तौर पे तैयार हो, ये ना कहा जाए कि रातों रात फिर ये कोई तरमीम ले आए। बिल्कुल। अच्छा, वैसे जहनी तौर पे आप किसको तैयार कर रहे हैं इस बार? मौलाना साहब को, शुएब शाहीन साहब की जमात को, या अपने आप को? देखें, इनको भी ये भी जहनी तौर पे तैयार थे। ये तो अपने पॉलिटिकल नैरेटिव की वजह से या पॉलिटिकल 26वीं तरमीम के लिए ये लोग तैयार थे। तो क्या मीटिंगें नहीं की? झूठ है। क्या मीटिंगें नहीं की? क्या सलमान अकरम राजा साहब ने, बैरिस्टर गौहर ने कहा नहीं कि हमें एज सच तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बेंचेस बना रहे, ये कोर्ट क्यों बना रहे हैं? फिर जब बेंचेस भी बन गए, फिर अनीका साहिबा जब बेंचेस भी बन गए तो फिर भी उन्होंने कहा एज सच तो इशू नहीं है, लेकिन की बात हम इसको सपोर्ट नहीं कर। कौन सा बेंच जो सीनियर मोस्ट 5 या 7 जजेस बनाए? फिर भी हमने कहा कि हम इस इलेजिटिमेट असेंबली को नहीं मानते। अगर आप बनाएंगे मौलाना का मुसद्दा जो पहला आप उठाएं, क्या था? 5 सीनियर मोस्ट जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होंगी। तो इन प्रिंसिपल अगर वो बात आती तो शायद हम मुखालफत ना करते, लेकिन हमने पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग फिर भी नहीं बनना था। लेकिन ये बात थी ना, ये बात थी। मुसविदा आप उठाए ना, मौलाना का क्या था? वो तो फाइनल वाले मुसविदों के ऊपर था कि फाइनल तो वही था ना उनका। ये तो बाद में ये लेकर आए ना 2 दिन बाद। 2 दिन बाद तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमारा इससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। ये दिस इज एन अटैक ऑन द जुडिशियल सिस्टम। अच्छा, इसमें 2 बातें जो अटैक है, बाकी सारी चीजों के अलावा आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस आप बनाएंगे, जुडिशियल कमीशन बनाएगा, जहां आपने अपनी अक्सरियत फेंक दी है। ये पाकिस्तान नहीं, सुने ना, सुन ले, अच्छा छोड़े ना, पाकिस्तान नहीं, दुनिया की तारीख में ये हो सकता है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो बनाएगी जनाब बेंच कौन सा होगा, किसके पास कौन सा केस जाएगा। प्रिंसिपल जो लिटिगेंट है वो कौन होता है? या फेडरल गवर्नमेंट होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है। लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स अभी 26वीं आईनी तरमीम के अंदर। इसमें कोई शक की बात नहीं, उसकी इंटरप्रिटेशन या उसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत पड़ेगी, ये एक इन इटसेल्फ एक क्वेश्चन है। ये बदनीयती पे है, ये निजाम इंसाफ पे हमला है, ये इल्लीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आईनी तरमीम में अगर वो चीजें कुछ फिक्स करना चाहेंगे तो क्या आप अपनी इनपुट देंगे या नहीं देंगे? पीटीआई इनपुट देगी। जब कोई चीज आएगी, आखिरी रात तक इनको नहीं पता था कि कौन सा मुसवदा है। लॉ मिनिस्टर क्या कहता है? हाँ जी, आप मुझे मिल गया है, बाकी चीजों को छोड़े। और वो कभी कच्चा मुसवदा कभी पक्का मुसवदा कहता रहा बिलावल। और रात को, अब पहली दफा भी रात सारी रात आपने बिठाए रखे बंदे, और अगली रात को भी बिठाए रखे, किसी के पास मुसवदा नहीं था। है क्या बात? यह है कि इन लोगों को ये चोर करते हैं या डाकू करते हैं, रात की तारीकी में इस तरह का डाका मारते हैं। ये डाका मारा गया, आपको याद है जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला वो असद कैसर साहब और कासिम सूरी साहब वाली बात थी, आर्टिकल 5 क्या हम कानून बना रहे थे? रात के तारीकी में बना रहे थे, तो वो आपको चोर बोले, आप उनको चोर बोले। देखें क्या चोरी के जरिए ये पार्लियामेंट नहीं आई। मैं यहाँ जीत के बैठा हूँ, मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, आए तारिक फजल कुरान पे हाथ रख दे, मैं अभी केस वापस ले लूंगा। बताए कितने वोट लिए हैं उसने? जो 1,05,000 वोट लेके मैं बाहर बैठा हूँ, जिसने आधे से भी कम वोट लिए हैं वो अंदर बैठे हुए हैं। इसकी क्या कानूनी हैसियत है? अगर इन सारी मामलात की बात थी तो आप आजकल मौलाना साहब के साथ पीटीआई के ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। इस जमाने में जब बिल्कुल बिगिनिंग के अंदर पीटीआई और मौलाना साहब की गुफ्तगू हो रही थी तो मौलाना साहब ने कहा था कि वो विफाक तो नहीं कर रहा, आप एक एग्जाम्पल सेट करें, केपीके वाले इन हलकों को, इन मामलात को खोल दें और पेशावर हाई कोर्ट को एक खत लिख दें। तब क्यों नहीं लिखा आप लोगों ने? देखिए, बहुत अच्छी बात की आपने। मैंने इमरान खान से मिलने के बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम न सिर्फ केपी का, पाकिस्तान का हर हलका हम खोलने को तैयार है। नेशनल असेंबली की बात थी ना, हर हलका हमें पॉइंट आउट करें, लेकिन उसके लिए कमीशन कौन बनाएगा? फेडरल में कमीशन बनेगा। सुप्रीम कोर्ट में हमने 9 महीने पहले पिटीशन फाइल कर रखी है कि आप इसका जुडिशियल कमीशन बनाएं, ऑडिट कराएं, और सबसे पहले हमारे हलकों का करें। क्यों नहीं कर रहे? आज कर ले, ऑलरेडी आज कर ले, 2024 कोई एतराज नहीं। 2018 वो ट्राइब्यूनल का इशू जो था पंजाब की, दोनों कर दे, हमने कहा दोनों कर दे, वो भी खत्म हो गया ना इशू। अब वो इशू परसिस्ट ही नहीं कर रहा जो ट्राइब्यूनल्स की हद तक था। अब वो ट्राइब्यूनल्स हो गया। पंजाब में देखें, आपके ट्राइब्यूनल्स आ चुके हैं। किसने कहा आ चुके हैं? 4 सर्विंग जजेस ऑफ द हाई कोर्ट हैं और 4 रिटायर्ड हैं, और इसमें अब वो ट्राइब्यूनल्स बन चुके हैं। ट्राइब्यूनल्स में करें ना सर,
4.5 साल आप लोगों ने कासिम सूरी एक स्टेप के पीछे गुजार दिए, उसमें तो कोई किसी की जो मेरा है लास्ट टॉपिक आप रिटायर्ड जजेस की तरफ गए क्यों हैं? आप ऑर्डिनेंस और एक्ट क्यों लाए हैं? सिटिंग जजेस का इशू ऑलरेडी डिटर्मिन हो गया, तो सिटिंग जजेस को आप ट्रिब्यूनल को चलने दें। इस्लामाबाद में आपको पता है इलेक्शन कमीशन ने अब 3 दफा ये ऑर्डर करके तो केस ही नहीं चलने दिया। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने स्टे दे दिया। चलेंगे तो मुझे लगता है ट्रिब्यूनल के जज को आप चलने नहीं दे रहे। ये मामला नहीं हल होना, मुझे नहीं लगता, एटलीस्ट मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूं। लेकिन लेट्स मूव ऑन, मैंने तीसरा टॉपिक भी कवर करना है अभी के अभी। जस्टिस याया आफरीदी, आप लोगों के तो ऑफ कोर्स पिक्ड जज हैं, लेकिन ओवरऑल पिक्ड नहीं है। मैं आई टेक एन एक्सेप्शन टू दैट। कमेटी की 2/3 अक्सरियत ने उसे रेकमेंड किया है। तो कमेटी में कौन है? और कमेटी में कौन है? कमेटी में तमाम तर, आप क्योंकि आए नहीं, 3/4 मेजॉरिटी किसकी है? तमाम तर लोग जो थे वहां पे, तमाम मेजॉरिटी है किसकी? जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हवाले से 4 सेनेटर्स। देयर इज नो डाउट कि जस्टिस याया आफरीदी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, एक बड़े एक्सेप्शनल जज हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। उन्होंने अपनी कहीं भी किसी भी साइड पर टिल्ट भी नहीं दिखाया, बाय द बुक, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बाय द लॉ, व्हिच इज ग्रेट। लेकिन अगर कल को वो आपके खिलाफ कोई डिसीजन देते हैं तो आप अपनी बात पे पक्के रहेंगे? मैं अपनी बात या फिर पार्लियामेंट के अंदर तकरीरें होंगी कि आइन ने और अदलिया ने ये कर दिया? और देखें, देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड जुडिशियल ओवररीच। जब अदलिया की आज़ादी की बात हो, हम इसमें बिलीव करते हैं, यकीन रखते हैं, और हम कहते हैं कि अदलिया को आज़ाद होना चाहिए, किसी का प्रेशर या किसी सियासी जमात का या किसी लीडर का प्रेशर नहीं लेना चाहिए। लेकिन जब अदलिया एग्जीक्यूटिव के काम में मुदाखलत करेगी, जब अदलिया डैम बनाने की कोशिश करेगी, जब अदलिया दीगर नस्ला टावर गिराने की बात करेगी, जब अदलिया टावर गिराया, जब अदलिया, आप एक ऑनरेबल जज को सिर्फ इस बात पे आप नहीं बनाते, 190 मिलियन पाउंड लेके का फैसला किया, अदलिया अपने अकाउंट में रखेगी और उसके बाद वो फिर फाइन पे होगा, तो ये कम से कम ऐसी अदलिया से ये मिसालें दे रहे हैं वो, और आज डिप्राइव कर रहे हैं जस्टिस मंसूर शाह को। ही इज वेरी ऑनरेबल मैन, सारे फैसले आपके हक में आते हैं, एक मखसूस नशिस्तों का फैसला आता है, आप कहते हो वो गलत हो गया। सनाउल्लाह साहब भी तारीफ कर रहे हैं, तो फिर मुझे बताएं उसको ना बनाने की कोई बताएं। आप तारीफ कर रहे हैं, हम करते, वेरी ऑनरेबल मैन। देखें, ऑल थ्री ऑफ देम, अनीका साहब, स्टेलर चॉइसेस, एक्सीलेंट चॉइसेस, ऑल थ्री ऑफ देम। एक मिनट, ये इन्होंने खुद जो है, दे वर द रीजंस व्हाई जस्टिस मंसूर अली शाह कुड नॉट बिकम वेरी ऑनरेबल मैन जस्टिस याया आफरीदी। लेकिन उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है अपनी टर्न पे, उन्होंने भी बनना है, मुनीब ने भी बनना है, जस्टिस मंसूर ने भी बनना है। ये टर्न है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की। चेंज हो गई ना इन्हीं तरमीम के बाद, अब क्या करें? 2/3 हो गई ना, 2/3 आप बेईमानी की आपको इजाजत देते हैं? क्या बेईमानी? बताएं कि मंसूर, सुने, आपने जब 3 बंदों के नाम रखे हैं सामने, बता दें जस्टिस मंसूर अली शाह में ये खराबी है, फर्स्ट से आपने कंसिडरेशन करनी है ना। चले 100 कार्ड इसानी तरमीम की भी बात करता हूं, बता दें मंसूर अली शाह में ये खराबी है, बता दें जस्टिस मुनीब में ये खराबी है, इसलिए हम 3rd वन को पिक कर रहे हैं। ये क्या बात है? आप एक ऑनरेबल कॉम्पिटेंट जज को आप डिप्राइव कर रहे हो उसके राइट से सिर्फ इसलिए कि उसने एक मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया। तो उस टाइम पर ये एक्सप्लेन नहीं किया जाता कि ये कॉम्पिटेंट नहीं है, ये कॉम्पिटेंट नहीं है, कोई भी चूज किया जा सकता है ना, ये इस्तेहकाक होता है। ये चूज करना, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बरक्स है। सर, सुन ले मेरी बात, एक फिक्रा मुकम्मल कर। रिसेंटली आपने देखा कि तीसरे चौथे नंबर जज को उठा के सुप्रीम कोर्ट ले आए और फिर तीसरे चौथे नंबर वाले जज को हाई कोर्ट्स में चीफ जस्टिस ने लगा दिया। जब इल्तिहाद ट्रस्ट का खुद ही प्रिंसिपल फॉलो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं करना, सर जब नहीं करना, इस सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही दिए फैसलों पे इतला किया, अमल के ऊपर हमला है। वजह क्या है? पहली बात, जिन जज साहबा की बात कर रहे हैं उन्होंने पहले को कंसीडर किया, उसकी रीजन दी, दूसरे को कंसीडर किया, रीजन ही कहा कि ये 3rd नंबर होगा। दूसरे लेकिन सीनियरिटी फॉलो नहीं की गई, हाई कोर्ट में नहीं है ना, वहां सर सुप्रीम कोर्ट में है ना, जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बात मुकम्मल करने दे। अब मसला क्या होगा? पार्लियामान की कमेटी ने फैसला करना है, एग्जेक्टिव ने फैसला करना है कि किसको मैंने चीफ जस्टिस बनाना है। मुझे बता दे कौन जज होगा जो इंडिपेंडेंटली फैसले करेगा? वो तो इनके पीछे लगा रहेगा। मैंने अगर आजादाना फैसला किया तो मुझे चीफ जस्टिस नहीं बनने देंगे, ये मेरे रास्ते में रुकावटें बनाएंगे। आपने आजादी अदलिया पे ऊपर हमला कर दिया है। उसके अंदर मेरा सवाल ये है कि उसके अंदर अपोजिशन का भी तो एक किरदार होगा। क्या किरदार है? मुझे आप कह रहे हैं वो सिर्फ खानापुरी है? नहीं, वो तो खानापुरी से भी कमतर है। खानापुरी 3/4 मेजॉरिटी के जरिए खानापुरी नहीं है। और ये मैं आपको कंपोजिशन मुझे बता दें, 8 जस्टिस साहब हैं, एक कंपोजिशन बताया और 3 हमारे। देखें उसको 12 बंदों में से 3/4 मेजॉरिटी ने फैसला करना था, हुकूमत ने 8 175 ए के तहत, मैं आपको बता देता हूं, 175 ए के तहत 175 ए के तहत जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो
इसी के साथ नहीं, चीफ जस्टिस के लिए तो कमीशन का क्या रोल है? पार्लिमानी कमेटी की बात कर रहा हूँ, पार्लिमानी कमेटी में सुन लें, पार्लिमानी कमेटी में 12 बंदे हैं, सुन लें, 3 चॉइसेस हैं, उन तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना, उनके सारे अच्छे हैं ना, बिल्कुल सारे अच्छे। का मतलब ये नहीं है कि जिसका नुकसान पता क्या होना है, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब आप एक आजाद अदलिया के ऊपर इस तरह तकसीम पैदा करके आज के बाद करने के चक्कर में लोग तो फिर इसका मतलब है कि इंडिपेंडेंट फैसले नहीं करेंगे, क्योंकि इससे एक पॉइंट पे कि अगर एक फैसला भी हुकूमत के खिलाफ दे दिया तो वो आपको निकाल देंगे अपने प्रोसेस से। लेकिन क्या ये तरीका है? कैरेक्टर वाले जजेस सारे कैरेक्टर वाले हैं, वो फिर कैरेक्टर से इधर उधर नहीं होंगे ना, नहीं होंगे, जिसने इधर उधर होना हुआ, लेकिन आपने तो बेईमानी इन्होंने तो की है। पीएमएलएन की ऑडियोज भी लीक होती रही, वो पीटीआई की ऑडियोज भी लीक होती रही, अदलिया के बैठे सिटिंग ये बेईमानी है, जिसका कैरेक्टर है उसका कैरेक्टर है। देखे ये सीधी सीधी बेईमानी है, लालच देने के मुतरादिफ है, ये इसको किसी सूरत हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, हम ये कहते हैं कि ये हमला है आजाद अदलिया के ऊपर, ये इन्होंने तकसीम करने की कोशिश की है और आजाद अदलिया। लास्ट कमेंट देखें, लास्ट कमेंट ये है कि कहीं भी दुनिया में जजेस की अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस बाय द जजेस फॉर द जजेस नहीं होती, ये एक प्रिंसिपल है। यहाँ तो जज कोई नहीं कर रहा, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है जो सीनियर मोस्ट पार्लियामेंट्री ओवरसाइट, लेट मी बी वेरी क्लियर, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट बहुत जरूरी है, ये सिर्फ बेईमानी है और कुछ भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले ना सही, बाद में कंसेंसस करने की कोशिश कर लें, कोई मिलकर बैठ जाए। मेरी तो यही आप लोगों से गुजारिश है। मैं ब्रेक की तरफ जाना चाह रही हूँ। थैंक यू वेरी मच वैस साहब, थैंक यू वेरी मच शोएब साहब। ब्रेक की तरफ एंड देन विल कंटिन्यू टुवर्ड्स बड़े अरसे बाद वो कहते हैं कुफर टूटा खुदा खुदा करके क्रिकेट मैच हम अपने यहाँ हारते चले आ रहे थे, हम जीत गए हैं, उसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, उसके बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, आज बड़े अरसे बाद एक खुशखबरी मिली है, टू बी प्रिसाइज 44 माह बाद ये खुशी मिली है कि पाकिस्तान ने अपने होम ग्राउंड पे एक सीरीज जीती है। 9 विकेटों से इंग्लैंड को जो है वो टेस्ट सीरीज हरा दी है उन्होंने। पाकिस्तानी टीम ने शान मसूद कप्तान थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी दिन, आज के दिन 12 साल के बाद होम ग्राउंड पर इंडिया ने लूज किया है और हमने 3.5 साल बाद टेस्ट की सीरीज अपने होम ग्राउंड पर जीती है। तवातुर से मायूसियां चली आ रही थी, तवातुर से हम लोगों को नाकामियां हो रही थी, होम ग्राउंड पर नाकामियां हो रही थी और बात ये होने लगी थी कि क्या अब क्रिकेट इस काबिल भी रहा है कि इसके अंदर पाकिस्तानी कौम का पैसा झोंका जाए, जबकि MMA, बॉक्सिंग, कराटे, जैवलिन थ्रो जैसे और मुख्तलिफ खेलों के अंदर, ताइक्वांडो जैसे खेलों के अंदर, हैवी वेट लिफ्टिंग जैसे खेलों के अंदर पाकिस्तान गोल्ड मेडल्स लेकर आ रहा है, पाकिस्तान सिल्वर मेडल्स लेकर आ रहा है, जीत अपने नाम कर रहा है। ये सवाल उठने लगे थे। लेकिन आज जो सीरीज 5 दिन की टेस्ट सीरीज थी, उसको 2.5 दिन के अंदर ही पाकिस्तान ने अपने नाम कर लिया। सेकेंड इनिंग के अंदर इंग्लैंड को जो हदफ मिला था वो था 112 रन बनाए उन्होंने और हदफ पाकिस्तानी टीम के पास सिर्फ 36 रन का रह गया था। 36 रन को कंप्लीट करने के बाद पाकिस्तानी टीम ने इंग्लैंड को ढेर कर दिया। इसके बाद यकीनन शान मसूद कैप्टन ने ये जीत जो है पाकिस्तानियों के नाम कर दी। लेकिन सवालात बहुत सारे हैं। इससे पहले शान मसूद को कैप्टन बनाने से पहले बाबर आजम को साइड पर किया गया टीम से, शाहीन शाह अफरीदी को साइड पर किया गया टीम से। टीम के विदिन पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर या खींचातानी की बातें सामने आती रही हैं और अब आने वाले दिनों में बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ सीरीज आने वाली हैं। 4 नवंबर से स्टार्ट होने वाली हैं और वो होंगी वनडे एंड T20 की सीरीज, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया से भी हैं और मुख्तलिफ और ममालिक के साथ पाकिस्तान की वनडे एंड T20 सीरीज चलनी है, जिसके अंदर अब ये डिसाइड किया जाना है कि कप्तान और नायब कप्तान कौन होंगे। हमारे साथ इस टाइम पर कामरान अकमल साहब मौजूद हैं, क्रिकेटर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। थैंक यू वेरी मच कामरान अकमल साहब, आप हमारे साथ हैं। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा खुसूसी हैं ARY के। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। काम साहब, सबसे पहले तो इतने अरसे बाद यानी 44 महीने 3.5 साल बाद इंतजार की है पाकिस्तानियों ने कि अपने होम ग्राउंड पे हम कोई सीरीज जीत जाए। होम ग्राउंड पे ना जीत सके तो बाहर जाकर जीतना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या चीज तब्दील हुई और इसके अंदर कोई बाबर आजम साहब को साइड पे करना, उसका कोई लेना देना था? कामरान अकमल साहब। जी मुझसे बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अनिका। देखें, इस वक्त तो हम किसी को ब्लेम नहीं दे सकते क्योंकि बड़ी जबरदस्त पाकिस्तान टीम ने क्रिकेट खेली है, बड़ा जबरदस्त कमबैक किया है, बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान को खुशी दी है, सीरीज जीते हैं उस टीम से जो हमें लास्ट सीरीज में वाइट वॉश करके गए थे। इस सीरीज में स्टार्ट पहला टेस्ट मैच
कितने बुरे तरीके से हम लोगों को हराया था, सोच में पड़े हुए थे। हम लोग यही चीज बात करते हुए आ रहे थे 3-4 साल से कि आप पाकिस्तान की क्रिकेट को गलत रास्ते की तरफ लेके जा रहे हैं। अपने माइलस्टोन एक साइड पर रखें, पाकिस्तान का सोचिए कि पाकिस्तान कैसे जीत सकता है। तो वो ऐसे ही जीत सकता था जैसे इस टेस्ट सीरीज में लास्ट 2 टेस्ट मैचेस में डिसीजन ली हैं, स्पिनरों को कॉन्फिडेंस दिया, बुलाया गया, जिन पे एलिगेशन लगाया हुआ था फिट नहीं है और ये टेस्ट क्रिकेट के काबिल नहीं है, हमारे पास क्वालिटी स्पिनर्स नहीं है, तो आज उन्होंने ही मैच जितवा के दिए हैं, सीरीज जितवा के दिए हैं, 40 आउट 2 टेस्ट मैचों में करके दिए हैं, 7 रन भी करके दिए हैं। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि अपने माइलस्टोन की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट को कितना दूर ले गए थे। उस लेवल पे ले जाने के बजाय आप नीचे लेके जा रहे थे, टॉप लेवल पे ले जाने के बजाय। तो इसमें आप किसी को साइड लाइन नहीं, माइंडसेट सिर्फ चेंज किया। इसमें सिलेक्शन कमेटी को क्रेडिट देना चाहिए, चेयरमैन साहब को देना चाहिए, जिन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, सिलेक्शन कमेटी को लेके आए, उनको पावर किया और उन्होंने अपनी मर्जी से कंडीशन ऐसी बनाई जिससे इंग्लैंड टीम को डोमिनेट कर सकते थे। यही वजह कि हम लोग ये सीरीज जीते हैं। अब मेरे ख्याल से अभी एक स्टेप हम लोग ऊपर गए हैं। हम ये ना बोले कि हम लोग नंबर 9 पे थे और अभी हमने टॉप 3 में जाना है। अभी बड़ी सीढ़ियां पड़ी हुई हैं, अभी एक स्टार्ट हुआ है, इस चीज को अब कैरी ऑन करना चाहिए। अच्छा, ये आपने माइंडसेट तब्दील करने की बात की है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। शायद यहाँ माइंडसेट अब वनडे और T20 में भी तब्दील होने की जरूरत है। अभी कप्तान और नायब कप्तान की बात चल रही है कि आने वाली सीरीज कुछ दिनों के बाद 4 नवंबर को स्टार्ट होनी है और अभी तक हमारे पास कप्तान और नायब कप्तान का हतमी नाम नहीं है। क्या डिसीजंस हो रहे हैं? आपके सोर्सेज आपको क्या बता रहे हैं? देखें, अभी तक मीटिंग चल रही है और सरीना होटल इस्लामाबाद में सारे सेलेक्टर भी मौजूद हैं, चेयरमैन साहब भी मौजूद हैं, मोहसिन नकवी साहब, और मुशावरत चल रही है। कुछ थोड़े से इख्तिलाफात हैं 3 सीनियर प्लेयरों के बारे में, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और बाबर आजम के। आया इनको ऑस्ट्रेलिया के टूर पर सिर्फ वनडे में रखा जाए या सिर्फ T20 में रखा जाए, और फिर कप्तानों के ऊपर भी मुख्तलिफ बातें पता चल रही है कि आया वनडे का अलग कप्तान हो, T20 का अलग कप्तान हो। वनडे के लिए सलमान आगा का नाम चल रहा है और T20 के लिए रिजवान का। ये अक्लमंदाना फैसला नहीं होगा। व्हाइट बॉल का एक ही कप्तान होना चाहिए, वनडे का भी और T20 का भी। तो ये कल दोपहर को चेयरमैन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें आकिब जावेद भी होंगे। कल तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में भी जर्नलिस्ट, टीवी वाले फोन करके पूछ रहे हैं कि आपका कप्तान कौन है, आपकी टीम कब अनाउंस होगी, हमें बहुत सी चीजें तैयार करनी है। तो ये कल दोपहर तक जाकर तो वैसे शायद साहब वो तैयार करने को बैठे हुए, हमारे यहाँ अभी तक तैयारी कंप्लीट नहीं हुई। बड़ी अजीब सी बात नहीं है? वैसे बिल्कुल अजीब सी बात है, इसलिए कि वो अपने काम बहुत पहले से कर लेते हैं। जो शेड्यूल होता है ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट का, वो 1-1.5 साल पहले अनाउंस हो जाता है। वो सारी चीजें अपनी पहले कर लेते हैं। उन्होंने ये तय कर लिया है कि अपनी मेन टीम वनडे में खिलाएंगे, अपने मेन प्लेयर T20 में रेस्ट कराएंगे, इसलिए कि हमारी T20 के बाद उनकी इंडिया से 5 मैचों की टेस्ट। एब्सोल्युटली। अच्छा कामरान साहब, यहाँ मसला ये आता है कि शायद वो माइंडसेट जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो माइंडसेट हमारे यहाँ जातियात पर आ जाता है, पाकिस्तानियत बड़ी पीछे चली जाती है। वो माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। अब जरा ये पाकिस्तानियत को जगाते हुए जो ऑस्ट्रेलिया में मैचेस होने हैं, इन मैचेस के अंदर पाकिस्तान की टीम को, खा कैप्टन कोई भी हो, डिस्पाइट माई ओन पर्सनल थिंकिंग कि अब तक हमारे पास कप्तान आ चुके होने चाहिए थे, नाम आ चुके होने चाहिए थे, अब तो हमारी फाइनल तैयारियां हो रही होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुआ। बहरहाल हो जाएगा कल तक। क्या आप सजेशंस देंगे ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए कि वहां पाकिस्तान की वनडे T20 की जो टीम होगी, हाउ शुड दे गो अहेड? निका, सबसे पहले तो आपने प्रोफेशनल बनना है। जैसे बाबर ने रिजाइन दिया था ना, दूसरे दिन ही हमें कप्तान अनाउंस कर देना चाहिए था। हमें ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे, ऐसे काम करने पड़ेंगे। आप देखें कि 1 हफ्ता रह गया आपकी सीरीज शुरू होनी है, ऑस्ट्रेलिया जाना। अभी तक आप कप्तानों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। ये अच्छे बोर्ड और प्रोफेशनल मैनेजमेंट, प्रोफेशनल प्लेयर्स की निशानी नहीं है। इस तासुर जाता है, दुनिया में भी मजाक बनता है कि आपकी क्रिकेट शुरू होने वाली, कप्तान ही कोई नहीं अभी डिसाइड हो रहा। और ऑस्ट्रेलिया में देखे सिंपल सा नहीं कि आपने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मरों को टेस्ट क्रिकेट में लेके आए, उन्होंने आपको सीरीज जितवा दी है। इससे बड़ा और कुछ नहीं है। आपने टीम बनानी है, चाहे ऑस्ट्रेलिया जा रही है, चाहे पाकिस्तान में खेल रही है, चाहे कहीं पे भी खेल रही है, आपको डोमेस्टिक के परफॉर्मर जो टीम में बॉक्स जो खाली हैं, जो जरूरत है। आपने पास की सीरीज देखी व्हाइट बॉल क्रिकेट की, उसमें देखे कौन परफॉर्मर है।
ये अब फेवरेटिज्म टीम में खत्म कर देना चाहिए। और जहां तक आपने बाबर की बात की है, शाहिद भाई ने बात की है, मेरे ख्याल से ये ऐसी ज्यादती ना करें। बाबर ने ठीक है टेस्ट क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, शाहीन ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, नसीम ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, आपने टीम से साइडलाइन कर दी है। क्रिकेट और T20 में वो परफॉर्मर है। आपने अगर यहाँ टेस्ट क्रिकेट जीती है तो माइंडसेट चेंज किया है, तो यहाँ पे भी व्हाइट बॉल क्रिकेट में माइंडसेट चेंज करना, आपने लाइकिंग डिसलाइकिंग इस क्रिकेट से दूर करनी है। अभी खत्म नहीं हुई है 2 टेस्ट मैच जीत के, एक सीरीज जीत के, अभी बड़ा कुछ है, अभी टीम में है। आपने बहुत सी चीजें चेंज करनी है, पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर लेके जानी है। तो आपको पास में जैसे कैरियर खराब करते रहे, प्लेयरों का सिस्टम भी करते रहे हैं, वैसे अब नहीं करना गुस्से में आके इन प्लेयरों को। ये हमारे प्लेयर्स हैं, मैच विनर हैं, थोड़ा माइंडसेट इनको बैठ से बात करें, हमारी डिमांड क्या है और हमने किस तरीके की क्रिकेट खेलनी है, किसको कम्पीट करना है, वो बातें करें, ना कि हम लोग इसको ना आने दें उसको ना आने दें। ये पास में होता रहा जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट सफर करती रही है। राइट। अच्छा शाहिद साहब, ये बाबर, नसीम और शाहीन, इनका करियर जिस तरह अभी कामरान अकमल साहब फरमा रहे हैं, पास्ट में भी बड़े लोगों का करियर खराब हुआ, कुछ लोगों को सर पे चढ़ाकर स्टार बना लिया गया लेकिन वो नहीं स्टार परफॉर्मर बन सके। क्या इनका करियर खत्म हो गया, ब्रेक लगी है, या फिर दिस इज अ टेम्पररी फेज जो कि गुजर जाएगा? एक टेम्पररी फेज है और आपने इन लोगों को ज्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खिलाई, इनको टेस्ट मैच लंबे लंबे गैप के बाद खिलाते हैं, इसीलिए इनकी रेड बॉल में परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन शाहीन, नसीम शाह, बाबर आजम, ये इनकी परफॉर्मेंस वाइट बॉल क्रिकेट में बहुत अच्छी है। ऐसा कोई सख्त फैसला ना करें जिससे ऑस्ट्रेलिया के टूर पर पाकिस्तान का असर पड़े। अभी से हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया में रिजल्ट अच्छे नहीं आने। 3 वनडे में उनकी पूरी फुल स्ट्रेंथ टीम खेलेगी तो हम वो तीनों वनडे, मुझे खदशा है कि हम तीनों वनडे हार जाएंगे। 3 T20 में 2 हम हारेंगे, एक शायद बारिश की नजर हो जाए, हमारा इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा वहां। तो हमें अपने अच्छे प्लेयर्स को लेके जाना चाहिए और आगे 4 महीने बाद चैंपियंस ट्रॉफी है, तो अभी हम तजर्बात कुछ भी नहीं कर सकते। 1-2 नए प्लेयर जरूर शामिल करें, इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के बाद जिम्बाब्वे में सीरीज है। यहाँ मेरा सवाल होगा, आपने कहा 1-2 नए प्लेयर जरूर शामिल करें, अभी साजिद और नौमान ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है टेस्ट सीरीज में, क्या इनको वहां लेकर जाने के कोई इम्कानात बन सकते हैं? साजिद को तो बन सकते हैं, इसलिए कि साजिद बैटिंग भी अच्छी करता है, हार्ड हिटिंग बैट्समैन है और ऑफ ब्रेक बॉलर चल भी सकता है। लेकिन ये नॉन प्लेयर है रेड बॉल क्रिकेट के, आपने इनको इतना व्हाइट बॉल क्रिकेट खिलाया भी नहीं। अभी साजिद को एक मैच खिलाया था चैंपियंस कप में व्हाइट बॉल का, जिसमें वो मैन ऑफ द मैच भी रहा। तो आप एक तरफ कर सकते हैं, आप जिम्बाब्वे में थोड़ी सी ट्राई कर लें, इसलिए कि वो इतनी मुश्किल सीरीज नहीं होगी पाकिस्तान के लिए। और अभी आगे 4 महीने बाद जैसे मैंने कहा चैंपियंस ट्रॉफी है, तो आप अपनी इसी 15 प्लेयरों को रखें अपने साथ, उनको ज्यादा से ज्यादा टाइम दें ताकि चैंपियंस ट्रॉफी में हम अच्छे नतीजे हासिल करें। राइट। कामरान अकमल साहब, यही सवाल आपकी तरफ, साजिद और नौमान की इन सीरीज के अंदर उनको ट्रायल देना क्या वो फिजिबल रहेगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। आप देखें अनिका, यहाँ यही तो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि हम लोग T20 में परफॉर्मेंस देखते हैं लड़कों की, तो हम लोग वनडे खिलाना शुरू कर देते हैं, टेस्ट मैच खिलाना शुरू कर देते हैं। ये हमारे टेस्ट मैच के स्पेशलिस्ट बॉलर है, आप इनका कॉन्फिडेंस लेवल खराब ना करें। अभी इनको टेस्ट मैचेस में अपनी जगह पक्की करने दे। 1.5-2 साल के बाद उन्होंने कम बैक किया, आते साथ ही परफॉर्मेंस पे आप वनडे क्रिकेट में खिला दें T20 में, ये अच्छा नहीं है। जहां तक बात शाहिद भाई ने कहा कि मैं सोच ऐसे रहा हूँ कि 3-0 हो जाएगा, जब आपकी सोच ऐसी होगी कि हमने वहां जाके सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, तो फिर आप कैसे दुनिया को कम्पीट करेंगे, दुनिया की क्रिकेट को? क्या वहां पे व्हाइट बॉल क्रिकेट में इससे पहले कभी नहीं जीत सके? कुछ ना कुछ जीत के आए हैं। तो आप सोच के जाएं कि अब हमने हार हमें बर्दाश्त नहीं है, हमने लड़ना है, ये वाला अज़म कामरान अकमल साहब, अल्लाह करे हमारी टीम भी लेकर जाए। थैंक यू वेरी मच कामरान साहब, थैंक यू वेरी मच शाहिद साहब, आप दोनों ने ज्वाइन किया। आई होप कि हमारी टीम भी यही अज़म लेकर जाए कि हमने लड़ना है, हमने जीतना है, और पाकिस्तान के लिए, अपने स्कोर्स के लिए और रिकॉर्ड्स के लिए नहीं। ब्रेक की तरफ जाएंगे। जीतना एक और फ्रंट पर भी है। कौन से फ्रंट पे जीतना है? जहां इस टाइम पर सारे मुसलमान अगर इत्तेहाद का मुजाहरा करें तो जीत भी सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे। हम बात करेंगे गजा की और हम बात करेंगे पूरे रीजन के अंदर जो सूरत हाल बन रही है आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। यहाँ हम लोग क्रिकेट की भी बात कर रहे हैं, हमारी जिंदगी हम मामूल पर चल रही है, लेकिन हमारे साथ ही हमसाए में ही एक ऐसी आफत जन्म ले रही है जिसका शायद अभी हमें अंदाजा भी नहीं है। इस पूरे खित्ते के अंदर बदअमनी फैलाए हुए इसराइल इस टाइम पर तकरीबन 4 से 5 मुमालिक के ऊपर हमला आवर है। बाकायदा तौर पर फलस्तीन, यमन, सीरिया, लेबनान
और ईरान के ऊपर इसराइल हमला आवर है, और इसके सामने सारी उन चीजों के सामने यूएस ढाल बन के खड़ा हो जाता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इसराइल इन तमाम मुमालिक की सोवरेनिटी को पाश करने पे के दर पे है। अभी रिसेंटली इसराइल ने ईरान पर हमला किया और 25 अक्टूबर को 2024 जुम्मे और हफ्ते की जो दरमियानी शब थी, इसमें तकरीबन इसराइल की जानिब से ईरान पर जो मिसाइल दागे गए हैं वो हमला, उसके अंदर तकरीबन 100 के करीब तैयारे और ड्रोन्स उनका भी इस्तेमाल किया गया। इसराइल ने 1 अक्टूबर के ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान समेत 2 और शहरों पर फजाई हमला कर दिया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमले के अंदर अभी तक 4 फौजी अपनी जानों की बाजी हार चुके हैं। 30 जुलाई को इसी साल इसराइल ने हमास के सरबराह इस्माइल हानिया को भी तेहरान में शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया था, जिससे इनकी शहादत हुई थी। इसराइल यहां तक नहीं रोक रहा। इसराइल ने 8 अक्टूबर को, जब 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया था, उसके बाद 8 अक्टूबर को इसराइल ने गजा की पट्टी के इलाके में जमीनी और फिजाई हमले शुरू कर दिए थे, और इन हमलों के बाद शदीद किस्म का वहां बहरान, इंसानी बहरान पैदा हुआ है, जिसके अंदर 48,380 लोग इस टाइम पर शहीद हो चुके हैं, 92,320 अफराद जख्मी हो चुके हैं, और इसराइल ने 760 मसाजिद को शहीद कर दिया। इन्हीं हमलों के अंदर 200 से ज्यादा सहाफी भी शहीद हो चुके हैं, ताकि गजा की आवाज भी दुनिया तक ना पहुंच सके। 20 लाख अफराद खुले आसमान के तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं, खाने के हवाले से भी लाले पड़े हैं। इसी तरह इसराइल ने लेबनान में हमला किया 19 सितंबर 2024 को, जहां मवासलाती आलात के जरिए हमला किया था, जिसके अंदर 37 अफराद शहीद हो गए थे और 3000 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। हिजबुल्लाह के जेर इस्तेमाल पेजर्स और वॉकी टॉकी धमाकों के बाद सेहूनी रियासत ने फिजाई हमलों के जरिए आग की बरसात कर दी थी, और इसराइल ने शाम पर भी हमले किए। और शाम में हमलों में 2011 में जब खाना जंगी चल रही थी, वहां इसराइल वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ मौके के ऊपर ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुपों को और शामी अफवाज से ताल्लुक रखने वाले फौजी ठिकानों पर हमले करता था। सूरत हाल यहां तक आन पहुंची है, हमारे हमसाए तक बात पहुंची है, और अमेरिका कह रहा है कि ईरान ने अगर जवाब दिया तब भी गड़बड़ होगी। सो पाकिस्तान हैज टू डिसाइड कि उसने कहां तक स्टेप अप करना है। इसी के साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।